पिछले क्लास में हम लोग पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, लेकिन ये पढ़ा गया था केमिकल बॉन्डिंग में। आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जिसको कम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। और कम्प्लेक्स कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन जो होता है कुछ डिफरेंट टाइप से हम लोग पढ़ते हैं। आज का कंसेप्ट जो सर बताने जा रहे हैं उसमें बेसिक बात ये बताना हम चाहते हैं कि थोड़ा सा पिछले का जो टॉपिक है थोड़ा सा रिवाइज कर लो हाइब्रिडाइजेशन का। उसके बाद पूरा बात समझ में आ जाएगा कि कम्प्लेक्स कंपाउंड में और जो केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं वो दोनों में क्या डिफरेंस है। और कुछ ऐसे क्वेश्चन आज बता रहे हैं जो कि कुछ टिपिकल क्वेश्चन है वो केमिकल बॉन्डिंग का। तो चलते हैं, देखो ये हाइब्रिडाइजेशन जो आप लोग पढ़ चुके हो। तो हाइब्रिडाइजेशन में हमने बताया था कि द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग, यहाँ वर्ड आया है इंटरमिक्सिंग। तो इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर ऑर्बिटल्स of same energy or nearly same energy of an atom to give a new set of orbitals of usually same energy, shape, size is known as hybridization, and the produces orbitals are known as हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब इसमें देखो इंटरमिक्सिंग वर्ड आया है। कुछ स्टूडेंट पिछला क्लास नहीं किया था तो उसके लिए अभी बता देते हैं कि देखो ये हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, ये रियल कंसेप्ट नहीं है। ये कंसेप्ट कैसे आया और क्यों आया और हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो देख लो, पूरा बात समझ में आ जाएगा कि इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल क्या होता है। और ये हाइपोथेटिकल वर्ड क्यों दिया गया, ये रियल नहीं है, ये हाइपोथेटिकल है। इसको हम लोग मान लेते हैं लेकिन ये रियली में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये हाइपोथेटिकल कैसे है। अब इस बात को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले मीथेन का चर्चा करते हैं। CH4 ये सबको जानता है। ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 4 बॉन्ड बनाया है। सबको जानता है, सारा स्टूडेंट जानता है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। अब ये sp3 का क्या मीनिंग हुआ, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ। तो जो हाइब्रिडाइजेशन हम लोग निकालते हैं एक्चुअली में कंपाउंड के अंदर जो सेंट्रल एटम है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करता है। उस हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन किस तरह से होता है सर बता रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखो। ये कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। 6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p2 होता है। आप जानते हैं कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है। जब 4 बॉन्ड बना रहा है तो उसके आउटर मोस्ट में भी 4 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, बिल्कुल होता है। और आउटर मोस्ट में जो सारा इलेक्ट्रॉन होता है वो सारा का सारा बॉन्ड बनाएगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। कहा सर यहां देखिए कार्बन के अंदर में तो 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का तुम लोग पढ़ चुके हो, ये ग्राउंड स्टेट। अब ये 2 जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया। बॉन्ड फॉर्मेशन आर एक्सोथर्मिक विदाउट एनी एक्सेप्शन। बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी रिलीज करता है, और जब एनर्जी रिलीज करेगा तो वही एनर्जी इस 2s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको एक्साइट करके
टू पी में भेज देगा। आप ये एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये 3 इलेक्ट्रॉन यहां आ गया और एक यहां रहा। टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना दिखाई दे रहा है? 4। अब तुम देखो ये 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। यहां हाइब्रिडाइजेशन का क्यों जरूरत पड़ा? क्यों इसको पढ़ते हैं कि हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, वो रियल नहीं है। देखिए यहां पर हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 4 एटम है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होता है, ऑर्बिटल डायग्राम लिखेंगे तो 1 होगा। फिर दूसरे हाइड्रोजन का उसका भी एटॉमिक नंबर 1, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तीसरे हाइड्रोजन एटम का उसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, वो ऑर्बिटल दिखा दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन। फिर चौथे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, उसका भी ऑर्बिटल डायग्राम बना दीजिए। अब देखिए अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंगली ये 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। अब लोग सबको जानते हैं ये 4 सिग्मा बॉन्ड है। 4 सिग्मा बॉन्ड में सिग्मा किसके किसके ओवरलैपिंग से बन रहा है? तो कहा सर देखिए यहां पर जो फर्स्ट सिग्मा बन रहा है, फर्स्ट सिग्मा जो बन रहा है वो कार्बन का एस का इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड है और इसका एक एटम का एस, तो इसका नाम होगा एस ओवरलैपिंग। सेकंड सिग्मा जो बन रहा है, कहा सर देखिए यहां पर हाइड्रोजन के पास एस में इलेक्ट्रॉन है और कार्बन के पास पी में है, इसलिए एसपी सिग्मा होगा। उसी तरह से थर्ड हाइड्रोजन एटम लेंगे, उसमें एस में इलेक्ट्रॉन है और कार्बन में पी में इलेक्ट्रॉन है, तो थर्ड सिग्मा हम लोग लिखेंगे एसपी सिग्मा। उसी तरह से फोर्थ सिग्मा का बात करें, फोर्थ सिग्मा लेंगे बाबू तो क्या होगा? फोर्थ हाइड्रोजन एटम का और कार्बन के पास जो पी में एक लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसका लेंगे, तो ये होगा एसपी सिग्मा। देखिए 4 सिग्मा बॉन्ड बना, लेकिन आप लोग ये बात को जानते हैं, ये बात पढ़ लिए हो, ये बात जानते हो कि यहां पर क्या होगा? यहां पर एक बात हम लोग जानते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा आप लोग को कि यहां 4 सिग्मा जो पढ़ रहे हैं वो चारों सिग्मा किसके किसके ओवरलैपिंग से बना है? ये 4 सिग्मा एस और एस के ओवरलैपिंग से बन रहा है, एस और पी के ओवरलैपिंग से बन रहा है, एस और पी के ओवरलैपिंग से बन रहा है, एस और पी के ओवरलैपिंग से बन रहा है। आप लोग जानते हैं कि सर एस से बड़ा साइज होता है पी का और पी से बड़ा होता है डी का और डी से बड़ा होता है एफ का। ये ऑर्बिट सब ऑर्बिट का ले लो, ऑर्बिटल का ले लो, यही सीक्वेंस आएगा। तो एस से पी जब बड़ा है और यहाँ पर दोनों एसिस का ओवरलैपिंग हो रहा है, तो मीथेन में एक बॉन्ड क्या होना चाहिए? छोटा, और 3 बॉन्ड इक्वल होना चाहिए। एक बॉन्ड अनइक्वल और 3 बॉन्ड इक्वल होना चाहिए। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? एस और एस का ओवरलैपिंग से बॉन्ड बना, तो इसको मान लेते हैं कि एस और एस के साथ ओवरलैपिंग हुआ, इसको मानते हैं कि एस और पी से हुआ, इसको भी एस और पी दिखाते हैं, इसको भी एस और पी दिखाते हैं। तो तीनों का साइज इक्वल हुआ, लेकिन इसका साइज इक्वल नहीं हुआ। जब सबसे पहले पॉलिंग एंड स्लेटर ने इस बात को देखा तो उन्होंने पाया कि मीथेन में जो चारों बॉन्ड है वो इक्वल है। उनको कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। उसके बाद दूसरा बात, जब उन्होंने देखा कि मीथेन में जो ऑर्बिटल है कार्बन का, वो जब बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तो कितना आना चाहिए? 90 डिग्री का एंगल आना चाहिए। कहा कि सर 90 डिग्री भी नहीं होता है, हम लोग पढ़ते आए हैं कि 109 डिग्री 28 मिनट्स पढ़ते हैं। कहा सर एक प्लेन में एग्जिस्ट करना चाहिए, वो एक प्लेन में एग्जिस्ट नहीं करता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है। जब सबसे पहले ये देखा गया
एक्सरे डिफ्रेक्शन के द्वारा कि मीथेन का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है। वांट और लेवल ने टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, इसलिए 1901 में उनको नोबेल प्राइज दिया गया था। और जब ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर देखा गया तो इस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आया। ये कभी नहीं पढ़ोगे कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है इसलिए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, ये गलत बात है। मीथेन का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है, इसलिए आज उस बात को एक्सप्लेन करने के लिए पॉलिंग एंड स्लेटर के दिया हुआ जो कंसेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन, वो हम लोग स्टडी करते हैं। और उन्होंने भी ये कंसेप्ट दिया है जो हाइपोथेटिकल है, वो रियल नहीं है। अब वो कंसेप्ट क्या है, अब इससे आगे हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बताया कि यहां पर कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है। जब 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है तो ये चारों में से, गौर से सुनिएगा बाबू, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। ये चारों ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो निकल करके कहां गया, आपका घर चला गया। निकल के वो इलेक्ट्रॉन गया कहां, जबकि हम लोग पढ़ते क्या है कि इलेक्ट्रॉन पहले पढ़ा होगा कि ऑर्बिट में रहता है, उसके बाद पढ़ा कि सब ऑर्बिट में रहता है, उसके बाद ऑर्बिटल में रहता है। तो आप बताओ कि इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिटल से निकला तो गया कहां। देखिए हाइपोथेटिकल कंसेप्ट स्टार्ट हो रहा है। कैसे हम लोग हाइपोथेटिकल पढ़ते हैं, रियल क्यों नहीं है। कहा गया कि चारों में से इलेक्ट्रॉन निकल गया, निकलने के बाद चारों ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुआ। बताइए इंटरमिक्स के लिए क्या, वो कौन सा पोर्ट था, कहां पर स्पेस था जहां पर इंटरमिक्स किया। उसके बाद चारों को मिलाने के लिए कौन गया, आप गए थे क्या, बोलिए ना, आप लोग गए थे क्या जी। अब जरा सोचिए, चारों ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन जब निकल गया, निकलने के बाद इंटरमिक्स किया और इंटरमिक्सिंग करने के बाद न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल बनाया। और डेफिनेशन में बताया गया था आपको कि सेम एनर्जी और नियरली सेम। इसका मीनिंग अब आपको बता रहे हैं। यह ऑर्बिटल 2s है और यह ऑर्बिटल 2p है। n प्लस l का वैल्यू, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े हो तुम लोग, एटॉमिक स्ट्रक्चर में जब अबाव प्रिंसिपल हम लोग पढ़े हैं कि n प्लस l का वैल्यू जब इक्वल आ जाएगा तो एनर्जी हम लोग सेम पढ़ते हैं या नियरली सेम पढ़ेंगे। अब ये n प्लस l का वैल्यू 2s में क्या हो गया, n का वैल्यू 2 और l का वैल्यू 0, तो यहां 2 आ गया। अब देखो 2p में क्या आया, n का वैल्यू आ गया, n प्लस l यहां भी लगाओ, n का वैल्यू 2, l का वैल्यू 1, 3 आ गया। तो याद रखना, जब n प्लस l का वैल्यू सेम आ जाता है तो बोला जाता है सेम एनर्जी, और n प्लस l का वैल्यू में 1 का डिफरेंस है तब नियरली सेम बोला जाता है। तो हमेशा वही ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करता है जिसके पास सेम एनर्जी या नियरली सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल हैं, और उनके पास भी अनपेयर्ड होना चाहिए। याद रखना, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, अनपेयर्ड होना चाहिए। अब यहां पर 2 आया या 3 आया, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है। अब ये 1 का डिफरेंस तुम लोग पढ़ा ना, यहीं से एक कंसेप्ट बताएंगे, वो हाइब्रिडाइजेशन जो 11 वाले स्टूडेंट को जनरली नहीं बताया जाता है, ये आप लोगों को बताया जा रहा है। नीट और जेईई में ये क्वेश्चन आता है। अब देखिए सर बता रहे हैं,
तो आप लोगों ने देख लिया कि हाइब्रिडाइजेशन सर बताए, और उस हाइब्रिडाइजेशन में क्या हुआ, सेम एनर्जी और नियरली सेम भी देख लिया। उसके बाद हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे बनाता है। अब यह हाइब्रिड ऑर्बिटल चारों इंटरमिक्स किया था, और मिक्स करने के बाद न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल बनाया था। अब न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल जो बना, अब इसको गौर करिए, नया जो ऑर्बिटल बना ये 4 ऑर्बिटल बना। देख लो बाबू, 4 ऑर्बिटल बना। अब देख लीजिए ऊपर में एटॉमिक ऑर्बिटल दिखाया गया है 4, तो यहां पर भी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। कहा कि कैसे, जितना एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स करता है उसी के अकॉर्डिंगली न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बनते हैं, जिसको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहा जाता है। हाइब्रिड मिक्स कर दिया। और ये 11 का क्लास नहीं है कि आपको डिटेल में बताने 10 को एग्जांपल दे करके कि सर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, कैसे क्या होता है, और डिटेल में। इससे ज्यादा आप लोग के पास टाइम नहीं है। नीट और जेईई का स्टूडेंट, इससे ज्यादा टाइम आप लोग बर्बाद मत कीजिए। अब ये देखिए यहां पर अब सब में एक इलेक्ट्रॉन इंटर कर गया। इतना देर तक इलेक्ट्रॉन कहां था, इतना देरी तक इलेक्ट्रॉन कहां था। तो यहां पर बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं, जिस कारण से यह हाइपोथेटिकल कंसेप्ट कहा जाता है। और अभी हम लोगों ने देखा कि एक S और 3 P मिला, इंटरमिक्स किया, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम हो गया sp3। बोलो बाबू, समझ में आ गया। जो क्लास नहीं किया है वो एक बार देख लिया, रिवीजन हो गया हाइब्रिडाइजेशन का, जो बताए थे सर केमिकल बॉन्डिंग में। अब इससे थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एडवांस नॉलेज दे रहे हैं आप लोग को। थोड़ा देखिए क्या होता है आगे। अब ये हाइब्रिडाइजेशन कुछ ऐसे कंपाउंड में हम बताने जा रहे हैं जो कि टिपिकल है। ये आपसे पूछा जाए, ये एग्जांपल नहीं, ये क्वेश्चन आपको दे दें, ये क्वेश्चन आपसे पूछें कि बताइए जी कि MnO4 माइनस में Mn का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। इसका हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालना है, MnO4 माइनस में Mn का। आप लोग पढ़े हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बराबर सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अब यहां तुम देखो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, इसका स्ट्रक्चर जानना होगा। Mn ये हम कई तरह से बता सकते हैं, लेकिन तुम लोग के पास उतना टाइम नहीं है देखने का, इसलिए हम एक कंसेप्ट बता रहे हैं, ध्यान से देख लो इसको। ये डबल बॉन्ड, अब ये डबल बॉन्ड और ये ऊपर माइनस है। तुम लोग जानते हो कि Mn के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। कुछ स्टूडेंट को तो ये भी मालूम नहीं है कि हाँ सर 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में होता है, तो नहीं मालूम है उसको, तो उसके लिए बात बता देते हैं। ये पीरियडिक टेबल तुम लोग पढ़ लेना, या पीरियडिक टेबल का मेरा वीडियो देख लेना। अब ये देखो पीरियडिक टेबल में एक बात सर बताते हैं, क्या बताते हैं कि जो भी एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर यदि हम लोग को मालूम है, तो उसके एटॉमिक नंबर से नियरेस्ट इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर को घटा देना। अब ये एटॉमिक नंबर 25 और इसका प्रीवियस नियरेस्ट इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर होगा 18। तो 25 में 18 जब चला गया तो कितना बचेगा, 7 होगा। सबको समझ में आ गया, ये 7 हो गया, तो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखिए 7 इलेक्ट्रॉन है और 7 बॉन्ड भी बना रहा है। 7 बॉन्ड में एक सिग्मा, एक पाई, एक सिग्मा, एक पाई, एक सिग्मा, एक पाई, और यहां पर एक सिग्मा है। हम लोग पढ़ते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व होता है, पाई बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं होता है। तो कहा सर इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। अब देखो इसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो,
Mn का एटॉमिक नंबर 25। हाँ, एक बात और आप लोगों को कहना है, कुछ स्टूडेंट तैयारी तो करते, अपने आप में जजमेंट करिएगा कि सर बोल रहे हैं जो बात सही है या गलत है। कुछ स्टूडेंट को तो एटॉमिक नंबर 1 से 30 तक याद नहीं होता है, 20 तक सबको बता देगा, लेकिन कंपटीशन में बाबू 20 से जो ऊपर का एटॉमिक नंबर है वो क्वेश्चन आता है। और बार बार आप लोग को बोले हैं कि 20 से 30 तक का एटॉमिक नंबर याद रखना है, लेकिन आप लोग याद नहीं करते हैं। तो 25 इसका एटॉमिक नंबर है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं। यह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? द सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन है उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए हम लोग 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d5 लिखेंगे। अब देखिए, आप जानते हैं आउटर मोस्ट में 4s और 3d जो पूरा भरा हुआ नहीं है उसको माना जाता है। आप लोग ये सब पढ़े होंगे, 9-10 का बात है ये सब। ऑर्बिट के अकॉर्डिंगली जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। अब ये 4s2 और 3d5 है, अब ये हो गया 7 इलेक्ट्रॉन। अब यही 7 इलेक्ट्रॉन का एप्लीकेशन इसमें बताने जा रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा, देखिए कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकलता है। इतना सिंपल बात रहता तो सर ट्रिक से और भी बता देते, लेकिन इसको समझना है आप लोग को। अब देखो 4s2 और 3d5, हम लोग इसको लिखेंगे कि 4s2 और 3d5 में बॉन्ड ये 7 बना रहा है, तो 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कोई भी सेंट्रल एटम जितना बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है उतना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप निकालेंगे तो देखिए 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद 3d का जब लिखेंगे तो यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद 4p खाली है। ध्यान से देखना बाबू, ये सब रटना नहीं है। और ये 4s हो गया। चलिए उसके नीचे लिख देते हैं और इसको हम मिटा देते हैं। इस यहां जो लिखे इसको मिटा देते हैं। अब ये देखिए, ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब एक्साइटेड स्टेट में ये जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि अभी इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ओनली 5 है, लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए? तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए 7। कहोगे सर 4s के बाद इलेक्ट्रॉन 3d में गया है, 3d तो पूरा भरा हुआ है, मतलब हाफ फिल्ड है, लेकिन उसमें एक इलेक्ट्रॉन है जो अनपेयर्ड है। अब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर करके यहां चला जाएगा। अब ये देखिए, ये 1 2 3 4 5 और यहां पर हो गया ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हाँ लिखेंगे 4s 3d और 4p। अब ये एनर्जी लेवल, एक बात बताया गया आप लोग को एनर्जी लेवल के बारे में। तो ये एनर्जी लेवल यहां लिखते हैं n + l, तो 4 + 0 ये 4 हो गया। यहाँ 4 + 2 क्या हो गया? सॉरी, यहाँ 4 नहीं 3 + 2 5 और यहाँ देखिए बाबू क्या हो गया? 4 + 1 5। अब आप लोग हमको बताइए कि जब n + l का वैल्यू सेम आ जाता है तो किसका एनर्जी कम होता है, किसका ज्यादा होता है? तो आप लोग जानते हैं
अब आओ प्रिंसिपल में सेकंड रूल होता है कि सर एन का वैल्यू जिसका मिनिमम होता है उसका एनर्जी कम होता है। पहले वो बॉन्ड बनाना चाहेगा जिसका एनर्जी लेवल कम होता है। तो ये चारों ऑर्बिटल में सबसे पहले एस का ऑर्बिटल बॉन्ड बनाना चाहेगा, उसके बाद 3d का ऑर्बिटल बॉन्ड बनाना चाहेगा, उसके बाद 4p का ऑर्बिटल बॉन्ड बनाना चाहेगा। ये बात को क्लियर तुम लोग देखो। अब यहां पर आप गौर करिए, जब इसको गौर करेंगे तो यहां आपको दिखाई देगा देखिए यहां आपको दिखाई देगा बाबू कि सर Mn में 7 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट किया है और ऑक्सीजन का 2 है इधर में और 1 है। ऑक्सीजन से अभी लेना देना नहीं है आप लोग को हाइब्रिडाइजेशन में। पहले ही बता दिए कि हाइब्रिडाइजेशन जो देखा जाता है वो सेंट्रल एटम का देखा जाता है, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करता है। तो पहले हम लोग सिग्मा बॉन्ड निकालते हैं यहां पर भी। तो सिग्मा बॉन्ड जब निकालेंगे तो यहां लिखते हैं फर्स्ट सिग्मा। तो फर्स्ट सिग्मा कौन बनाएगा? पहले एस का बनाएगा, एम का एस, Mn में एस का ऑर्बिटल हुआ फर्स्ट सिग्मा। सेकंड सिग्मा कौन बनाएगा? क्योंकि देखो यहां पर 4 सिग्मा है, 1, फिर सेकंड में डी का, फिर देखो थर्ड सिग्मा डी का बनाया, फोर्थ सिग्मा डी का बनाया, फोर्थ सिग्मा डी का बनाया। बाकी 3 क्या बन रहा है? पाई बॉन्ड। तो यहां पर देखो अभी भी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो क्या करेगा? पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। बात समझ में आ रहा है बाबू? थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन ध्यान से देखो। तो आप देखिए हाइब्रिडाइजेशन में पहले हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल आप निकालते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बराबर सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड लेते हैं लेकिन लोन पेयर यहां नहीं है, इसको काट दीजिए। ओनली आपको सिग्मा लेना है और लोन पेयर इसके पास है भी नहीं। और आप जानते हैं कि पाई बॉन्ड तो लेना नहीं है। तो बताइए कि जो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है वो कौन कौन सा ऑर्बिटल है? तो आप देख रहे हैं एस का है 1 और 3 को क्या है? डी का है। हाइब्रिडाइजेशन का नाम क्या होगा? 4 सिग्मा तो हो गया लेकिन यहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 कोई लिखता है। बताओ sp3 होगा क्या? नहीं होगा, sp3 नहीं होगा क्योंकि सर सिग्मा यहां जो बना रहा है 1 s और 3 d बना रहा है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sd3। बोलो बाबू समझ में आया या नहीं आया? ध्यान से देख लो। और ऐसा क्लास ओवर होने के बाद उतार लोगे ये पूरा भी, और भी क्लास हमको आगे लेने दो। ये बात समझ में आ गया या किसी को कोई प्रॉब्लम है? जिसको प्रॉब्लम है पूछना चाहते हो पूछ लो। sd3। हाँ, अभी के यहां से एक क्वेश्चन एराइज होता है। क्या होता है बाबू? कि सर डी का कौन कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया बॉन्ड फॉर्मेशन में? तो उसके लिए हम सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल को बता देते हैं। लेकिन बताओ समझ में आ गया या एक एग्जांपल और बता दें? बोलो। ठीक है, एक एग्जांपल और हम अपने मन से बता देते हैं और क्लियर हो जाएगा। चलो हम बता देते हैं। ये एग्जांपल नंबर 2 कर लो। CrO4 माइनस 2 कर लो। CrO4 -2। तो
इसमें देखो इसका स्ट्रक्चर Cr डबल बॉन्ड, देखो यहां पर क्रोमियम कितना बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड बना रहा है, 6 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। इसमें कितना सिग्मा कितना पाई है सर, एक सिग्मा यहाँ 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 और यहाँ, 4 सिग्मा। हाइब्रिडाइजेशन निकालते समय पाई का जरूरत है नहीं, पाई हम लोग नहीं करेंगे, समय बर्बाद नहीं करेंगे। अब देखो क्रोमियम, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, सबको एटॉमिक नंबर 1 से 30 तक ला याद कर लेना, नहीं तो क्लास करने नहीं देंगे। Cr 24 एटॉमिक नंबर 24 है। जब एटॉमिक नंबर 24 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p6। तुम लोग जानते हो कि नट गैस बाई भी लिखा जाता है, लेकिन समझाने के लिए तुम लोग को लिख रहा है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5, क्योंकि ये एक्सेप्शन है। अब यहां देखिए, यहां पर 4s1 और 3d5 होगा, तो 4s1 बाबू देखो यहां 4s लिखो और यहां 3d लिखो, फिर यहां पर 1 और ये यहां ऑलरेडी 6 का 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 ऑलरेडी है। एक्साइटेड स्टेट में जाने की जरूरत नहीं हुआ। और किसी भी एलिमेंट का जो एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ग्राउंड स्टेट का होता है, एक्साइटेड स्टेट का नहीं होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। अब इसमें 4s और 3d है, 4s और 3d में 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तुम यहां देखो 6 का 6 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4 5 6। चलो अब हम लोग सिग्मा देखते हैं। यहां पर भी बोलो बाबू, फर्स्ट सिग्मा किसके लिए लिख रहे हैं, सिर्फ Cr के लिए, दूसरा एटम के लिए नहीं। Cr का कौन कौन सा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम में निकालते हैं, तो उसमें कौन कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है। तो Cr का देखिए एस का इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, कहिएगा सर पहले एस। सेकंड सिग्मा कहिएगा सर डी का। बोलो थर्ड सिग्मा सर डी का। फोर्थ सिग्मा डी का। बाकी दो को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या बना देगा, पाई बना देगा। और वो भी क्या, पी पाई डी पाई। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के पास अनपेयर्ड होगा वो पी में होगा। ये सब पी पाई डी पाई पहले पढ़ा चुके हैं। पी पाई डी पाई, पी पाई बैक, और पी पाई बैक बॉन्डिंग, पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग, ये सब पहले क्लास हो चुका है। अब यहां देखो जो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पाई तो बना लिया, लेकिन हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में पाई को लेते नहीं है। तो सिग्मा में क्या करेंगे, जो सिग्मा बना रहा है उसी सब ऑर्बिटल को मिक्सअप करेंगे, मिक्स करेंगे। तो मिक्स किसके किसके साथ करेंगे, एक एस और 3d। तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बाबू, हाइब्रिडाइजेशन इसका भी लिख लीजिएगा sd3। कोई क्वेश्चन पूछता है सर कहीं नहीं लिखा हुआ है इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। अरे इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगा भाई, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल ही होगा। कहीं नहीं लिखा हुआ है तो ये हम बता दिया टेट्राहेड्रल ही होगा। अब ये क्वेश्चन आता है सर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन में डी का कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है। हालांकि ये बात बहुत आसान है, सब किताब में मिलेगा, अच्छा किताब में, लेकिन फिर भी तुम लोग को याद नहीं रहता है तो एक बार उसको भी हम दिखा देते हैं। इसको याद कर लेना, सब देख लेना, ऐसा क्वेश्चन देखा गया है, आता है क्वेश्चन। चलो यहां हम बता देते हैं, याद रखना।
जैसे पहला हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं एस और पी, ये सबको जानता है। सेकंड में sp2 सब जानता है। थर्ड में sp3 सब जानता है। फोर्थ में कहा कि सर sp3d है, तब d का कौन सा ऑर्बिटल, dz²। पांचवा नंबर में dsp3, तब इसमें क्या होगा, dz²। कहीं कहीं लिखा हुआ है dx² - y², काट देना, dz² रहता है। कारण पूछना रहेगा, पूछ लेना हमसे, सर क्यों ऐसा हुआ। 6 नंबर, इसके बाद d2sp3, इसमें आता है dz² dx² - y²। sp3d में, d2 में ये आएगा dx² - y² या dz²। इस तरह से लिखो या इस तरह से लिखो। 8वां नंबर में लिखोगे sp3 d3 dx/dy/z dxz। 9 नंबर में कहिए सर अभी बताए थे s d3, इसमें याद रखना dx/dy/z और dxz। स्क्वायर नहीं है जी, z है, ध्यान से समझना। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में ये d का पूछा जाता है। एक और भी होगा dsp2, नहीं लिखे हैं, देख लो 10 नंबर में dsp2 में ds² - y²। क्योंकि स्क्वायर प्लेनर यह स्ट्रक्चर बनाता है। स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बनने में, यह इस तरह से स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है। यह एक्सियल ऑर्बिटल है, सबको जानते हो, एक्सिस के लॉन्ग लाई करता है। तो dx² - y²। ठीक है, ये पहले का कुछ टॉपिक हमें रिवाइज कर दिए। अब थोड़ा सा ये देखोगे। अब इसके बाद कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं वो बात बताने जा रहे हैं। इसमें पहले हम पढ़ा चुके हैं तुम लोग को क्रिस्टल फिल्म थ्योरी, इसके पहले बताया गया होगा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसके बाद बर्नर थ्योरी, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, ये सब हो चुका है। क्रिस्टल फिल्म थ्योरी भी हो चुका है। अब उसको थोड़ा सा पार्ट को हम यूज कर करके हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाते हैं। वो हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्रिस्टल फिल्म थ्योरी थोड़ा सा हम समझा देते हैं और उसके बाद उस पर हम क्वेश्चन कुछ बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो क्रिस्टल फिल्म थ्योरी में तुम लोग पढ़ा होगा, बताया गया कि डी का 5 ऑर्बिटल है। अभी पांचों का पांचों डी जनरेट ऑर्बिटल है और पांचों में सेम एनर्जी है। यदि पांचों का सेम एनर्जी देंगे तो सेम एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन ये जो 5 ऑर्बिटल है उसमें जब अनसिमेट्रिकल एनर्जी दिया जाए, अनसिमेट्रिकल एनर्जी जब देते हैं तो अनसिमेट्रिकल एनर्जी कैसे दिया जाता है, कहा सर सेंट्रल एटम, जनरली ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स का कैरेक्टर होता है। ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन, कुछ स्मॉलर इस ब्लॉक का एलिमेंट भी कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, लेकिन ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स का कैरेक्टर है। उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि डी ब्लॉक का एलिमेंट्स किसी लिगांड्स के द्वारा जब बॉन्ड बनाता है तो बॉन्ड बनाते समय दोनों का इलेक्ट्रॉन जब आगे की ओर बढ़ता है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन होने की वजह से यह ऑर्बिटल स्प्लिट कर जाता है, 2 पार्ट में टूट जाता है। यही हम ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग बता रहे हैं। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर जब आपका 6 हो जाता है तो स्प्लिटिंग होता है, सबको जानते हो। यह स्प्लिटिंग हम दिखा देते। इस स्प्लिटिंग में 2 ऑर्बिटल ऊपर जाता है और 3 ऑर्बिटल नीचे रहता है। इसको ईजी कहते हैं, इसको सॉरी ये गलत हुआ बाबू, नीचे वाले को हम लोग
T2G कहते हैं और EG, क्योंकि E का मतलब एक्साइटेड स्टेट होता है। अब चलो देखो यहां पर क्या समझोगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी नहीं बता रहे, बस जस्ट समझा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए। तो क्या करोगे, इसका एनर्जी लेवल ज्यादा है। क्यों ज्यादा हो गया एक्सियल का? हम लोग पढ़ते हैं कि सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल बॉन्ड बनाने के लिए पार्टिसिपेट करता है। तो एक्सियल ऑर्बिटल सबसे पहले बॉन्ड बनाने के लिए पार्टिसिपेट करेगा, जो एक्सिस के अलोंग लाई करता है। जैसे ये दरवाजा के बारे में बोला जाए कि दरवाजा कौन खोलेगा, जो दरवाजा के सामने बैठेगा। तो इसी तरह से कहा गया क्या कि एक्सियल ऑर्बिटल बॉन्ड बनाने के लिए सबसे पहले आता है। और एक्सियल ऑर्बिटल में दो आप पढ़ते हैं, एक होता है dx² माइनस y² और एक होता है dz²। dz² होता है। तो dz², अब यहां पर क्या हो गया, ये dz² हो गया और dx² माइनस y²। अब यहां पर हम लोग पढ़ते हैं कि एनर्जी लेवल इसका 3 हुआ और उसका एनर्जी लेवल 2 हो गया। अब गौर करिए बाबू कि 2 ऑर्बिटल ऊपर गया, 3 ऑर्बिटल नीचे आया, दोनों में एनर्जी का डिफरेंस हो गया। ये एनर्जी का डिफरेंस कैसे हुआ? तो कहोगे कि सर बॉन्ड जब बनाने के लिए आया तो दोनों में रिपल्सन हुआ, दोनों एक दूसरे से टकराया, टकराने के बाद डी का ऑर्बिटल 2 पार्ट में टूट गया। तो एक का पोटेंशियल एनर्जी कम आया, एक का ज्यादा आया। यहां पर ऐसे दिखा दिया पोटेंशियल एनर्जी, एक का ज्यादा आया, एक का कम आया। जो कम आया उस ऑर्बिटल का नाम देते हैं dx बाई dy z और dxz। जिसका एनर्जी ज्यादा आया इसका नाम देते हैं dx² माइनस y² और dz²। ये दिया गया। ये देने के बाद अब हम लोग क्या पढ़े, ध्यान दीजिएगा। यहां पर कहा कि सर जो स्प्लिटिंग हुआ, ये स्प्लिटिंग का जो अमाउंट है वो किस फैक्टर पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है लिगांड के नेचर पर। अब लिगांड जो होते हैं उसको 2 पार्ट में बांटते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगांड और वीक लिगांड। तो जो स्ट्रॉन्ग लिगांड होता है वो क्या करेगा, आएगा तेजी से बॉन्ड बनाने के लिए। वो क्या करेगा, बहुत ज्यादा सा आएगा, टकराएगा, स्प्लिट कर जाएगा। यानी उसका जो स्प्लिटिंग होगा बहुत ज्यादा होगा, ये जो गैप होगा बहुत ज्यादा का गैप होगा। जो वीक लिगांड होगा धीरे से आएगा, थोड़ा कम स्प्लिटिंग करेगा। जब कम स्प्लिटिंग करेगा तो ये गैप कम होगा। इसका मतलब स्प्लिटिंग 2 तरह का होगा। अब यहां पर जो टिपिकल बात है वो लिखते हैं कि स्ट्रॉन्ग लिगांड का स्प्लिटिंग एनर्जी स्ट्रॉन्ग लिगांड का क्या होगा बाबू, ज्यादा होगा। अब यहां पर एक बात और बताएंगे, पेयरिंग एनर्जी। हालांकि सब जानते हो लेकिन कुछ टिपिकल बात बताने जा रहे हैं। पेयरिंग एनर्जी, इसका पेयरिंग एनर्जी कम होता है इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगांड। फिर यहां पर तुम देखो वीक लिगांड में इसका जस्ट उल्टा। वीक लिगांड में क्या होगा, स्प्लिटिंग एनर्जी इसका कम होता है और पेयरिंग एनर्जी ज्यादा।
ज्यादा होता है। अब इसी का खेला है बाबू हाइब्रिडाइजेशन में, आप लोग भी जानते हैं। लेकिन यहां पर ये स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होता है कि सर स्ट्रॉन्ग लिगांड किसको लेंगे और वीक लिगांड किसको लेंगे। तब कहा सर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद रखना पड़ेगा। नहीं, आज के बाद कोई स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज माने इसके लिए याद नहीं करोगे, लेकिन और भी क्वेश्चन आता है, और भी क्वेश्चन आता है जिसके लिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद रहना चाहिए, जो इसके आगे भी हम बताएंगे, तो उसके लिए याद रहना चाहिए। ये नहीं कह रहे हैं आप लोगों की नहीं याद रखो, जितना बात याद रखोगे उतना ज्यादा आसान होगा क्वेश्चन बनाने में। लेकिन जहां समय बचाना है वहां ट्रिक से काम करोगे। देखो हम ट्रिक बताने जा रहे हैं स्ट्रॉन्ग और वीक लिगांड का। अब देखिए एक कोड बता देते हैं, कोड याद रखने के लिए HONC, हम बट बोलोगे HONC, अब ये OIH और यहां इसको घेर लेते हैं दूसरे कलर से, तो ये H का मतलब हुआ हेलाइट्स और ये O का मतलब हो गया वाटर, और N और C से जो भी लिगांड स्टार्ट होगा, N और C से स्टार्ट होने वाला याद रखना, हमने उस तरह से नहीं लिखेंगे। कुछ चीजों जो है सब लिखना को जरूरी नहीं है, तुम लोग नोट करो कि N और C से जो स्टार्ट होता है, क्योंकि NH3 में कुछ प्रॉब्लम आएगा जो सर उसको सोल्व करेंगे, एक सेंटेंस लिखा देंगे सोल्व हो जाएगा। लेकिन तुम लोग ये इतना अभी जानो कि N और C से जो स्टार्ट होता है लिगांड, ये स्ट्रॉन्ग इन नेचर होता है, स्ट्रॉन्ग लिगांड होता है। और H और O का मतलब समझ गया, और H और O से जो स्टार्ट होता है वो वीक इन नेचर होता है, वीक लिगांड होता है। जान गया HONC, अब HONC याद रखोगे। अब क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन बताते हैं किस तरह से न्यूमेरिकल हम लोग बनाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन ही तो निकालना है, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए क्वेश्चन हम बता रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन तुम लोग देखो, तुम लोग को दे दिया गया है। पहला क्वेश्चन है FeCN होल 6 माइनस 4, FeCN होल 6 माइनस 4, इसमें Fe का हाइब्रिडाइजेशन निकालना। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो यहां पर क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन में, बहुत समझना है थोड़ा। पहले जिस सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। इसका X हो गया प्लस Cn का -1 हो गया इंटू 6 इक्वल टू -4। देखो किसी लिगांड पर कितना चार्ज होता है, जो याद करने के लिए हम नहीं बताए थे, हम उसका कंसेप्ट बताए हैं कि कैसे किस पर कितना चार्ज होता है, रटा नहीं जाता है, उसका भी कंसेप्ट है जो हम बता चुके हैं। तो X प्लस -1 इंटू क्या हो गया 6 इक्वल टू -4, तो X माइनस 6 इक्वल टू -4। अब ये X बराबर हो गया -4 प्लस 6 इक्वल टू क्या हो गया +2। समझ में आ गया क्या हो गया +2। अब जरा सा देखिए Fe का, अब आपको करना क्या है, Fe+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। Fe+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4s0 और 3d6। हमने बोला ना अभी बाबू कि देखो सबका एटॉमिक नंबर याद रखना जरूरी है। यदि एटॉमिक नंबर आपका गलत रहेगा याद, तो आपका ये भी क्वेश्चन आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा।
इसलिए 1 से 30 तक का एटॉमिक नंबर याद रख लीजिएगा। अब ये 4s0 3d6 है। अब इसको हम लोग ऑर्बिट वाइज अरेंज कर देंगे। 3d6 4s0 3d6 1 2 3 4 5 6 4s यहां लिख दो बाबू 3d और यहां 4s हो गया। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है कि 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। और जब 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड तभी बनेगा जब इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा लोन पेयर के रूप में, और इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट किया जाएगा किसी वैकेंट ऑर्बिटल में। यही क्राइटेरिया है। डोनर होगा उसके पास लोन पेयर, जो लिगैंड के पास है, जो लोन पेयर डोनेट करता है, और जो एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्टर का काम कर रहा है, वो सेंट्रल एटम है। तो सेंट्रल एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए और उसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन लेगा। अब हम लोग देखते हैं। तो पहला बात तो ये पढ़ेंगे कि देखो बाबू, यहां पर HONC सर कोड जो बताए थे, HONC A नॉट C से जो स्टार्ट हो रहा है लिगैंड स्ट्रॉन्ग इन नेचर है। अब ये स्ट्रॉन्ग लिगैंड हो गया। स्ट्रॉन्ग लिगैंड होगा तो क्या करेगा? पेयरिंग करेगा। यही याद रखना, क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी में भी बताया गया और यहां पर भी रिवीजन करते समय अभी बताए हैं कि स्ट्रॉन्ग लिगैंड के केस में पेयरिंग एनर्जी कम होता है, स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होता है। यानी ऊपर जाने में उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, लेकिन वो पेयरिंग कर लेता है तो कम एनर्जी लगेगा। यानी यहां फिर से एक बात और समझ लो, यहां पर ये जो ऊपर में डायग्राम बनाए थे वो डायग्राम एक बार फिर से देख लो बाबू। ये जो बता रहे हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? मान लो कि तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन ये 6 है, तो 6 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ऊपर नहीं जाएगा, बल्कि 4 इलेक्ट्रॉन यहीं पेयरिंग कर लेगा। 1 2 3 और देखो ये पेयरिंग हम दिखा रहे हैं दूसरे कलर से। अब ये क्या किया? ऊपर नहीं गया, यहीं पर पेयरिंग कर लेगा। बोलो क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगैंड में सर क्या लिखा है? स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होता है और पेयरिंग एनर्जी कम होता है, तो वो क्या करेगा? पेयरिंग करना चाहेगा। और किंतु परंतु और क्या कैसे वो सब जानने का आप लोग को कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बनाना है हम लोग को, रिसर्च नहीं करना है, हम लोग को एग्जाम निकालना है। तो उतना ही बात पढ़िए जहां से हमको क्वेश्चन बन जाए। सारे टॉपिक में उसी तरह का बात पढ़ना है, ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग नीट और जेईई का एग्जाम दे रहे हैं। अब देखिए यहां पर ये पेयरिंग हो गया। जब पेयरिंग कर लिया तब देखिए उसी क्वेश्चन में उसको अप्लाई कर दीजिए। ये क्वेश्चन में आप जैसे ही अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अब ये सर ये पेयरिंग कर लेगा, पेयरिंग करेगा तो ये यहां भेजेगा, पेयरिंग करेगा तो ये यहां भेजेगा। जब यहां भेज देगा बाबू तो ये ऑर्बिटल का डायग्राम कैसा होगा? ये ऑर्बिटल का डायग्राम इस तरह का होगा। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी 2, यहां पर भी 2। देखिए 3d का 2 ऑर्बिटल खाली हो गया, 4s का 1 ऑर्बिटल खाली है। आपका यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 4p वैकेंट है, खाली है। यहां 4p बना दीजिए, 4p बना दीजिए। अब 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन Cn को देना है, क्योंकि Cn 6 मॉलिक्यूल है तो 6 देना है। कहां देगा? वैकेंट ऑर्बिटल में। तो एक इसमें देगा, इसमें देगा, इसमें देगा। 3 4 5 और 6 हो गया। तो जब 6 हो गया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बाबू? तो D का अंदर वाला 2 लिया तो D2S और P कितना? 3 D2sp3। बोलिए समझ में आया या नहीं आया? यदि अंदर का D लेता है
तो इसको इनर कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और बाहर वाले यदि डी लेगा तो आउटर कॉम्प्लेक्स कहेंगे। यदि पेयरिंग करने के बाद स्पिन कम जाता है तो उसको लो स्पिन कहेंगे। ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो हो गया, ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। तो ये सब बात को सब उतार लोगे। अब जैसे देखो यहां पर फिर आगे बढ़ते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिया। फिर अब दूसरा क्वेश्चन हम बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में NiCl4 और ऊपर में -2 है। अब Na का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे X + -1 × 4 = -2, X - 4 = -2, X = क्या होगा -2 + 4 = क्या आ गया +2। अब ये Na+2 में है, तुम लोग पढ़ लो बाबू, Na+2 में है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s0 और 3d क्या हो जाएगा 8। यहां पर भी एटॉमिक नंबर का जरूरत पड़ा तो 3d 8 हो गया। जब 3d 8 हो गया कहोगे सर बिग लिगैंड है, क्योंकि हैलाइड सर आपने अभी बताए थे HONC और H से हैलाइड लिखे थे और ये बिग लिगैंड था। हैलाइड्स बिग लिगैंड है तो पेयरिंग नहीं करेगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 बना लेगा। ये सब घर में जाके प्रैक्टिस करोगे, सारा क्वेश्चन बताना संभव नहीं होगा, इसलिए ये सब घर में प्रैक्टिस करोगे। बिग लिगैंड है sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। फिर आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट बात आप लोग को बताने जा रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बात देखिए, CO NH3 all 6 +2, ये लिख दिया। CONH3 all 6 +2, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। कहा सर CO का ये कोबाल्ट है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, X + 0 हो जाएगा क्योंकि न्यूट्रल लिगैंड है, 6 = +2 हो जाएगा और X = +2 आ गया। यदि कोबाल्ट का +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 4s0 3d7 हो जाएगा। तो जब 3d7 हो जाएगा तब क्या लिखेंगे इसको 3d7 और 4s0। कहोगे कि सर देखिए 3d7 है, 1 2 3 4 5 6 7 है। अब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, ये 4s है और ये 4p है। अभी आपने देखा NH3, कहोगे कि सर N से स्टार्ट हो रहा है। जब N से स्टार्ट हो रहा है तो ये स्ट्रॉन्ग लिगैंड होगा। N से स्टार्ट हो रहा है यानी स्ट्रॉन्ग लिगैंड होगा, लेकिन यह स्ट्रॉन्ग लिगैंड नहीं होगा। यहां पर ये B का काम करेगा। कहोगे सर कैसे? कहा कि देखो यहां से ये जब चला गया, ये पेयरिंग करता है तो एक खाली करता है, एक अनपेयर्ड रह जाता है, तो एक को खाली करेगा तो D होगा, फिर S होगा, फिर इसका P3 होगा और फिर 6 के लिए एक और D रहेगा, एक D और आ जाएगा। बोलोगे कि सर ऐसा हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, नहीं पढ़ते। तो N से स्टार्ट होते हुए भी ये बिग फील्ड लिगैंड का काम करता है। यही नहीं, जो हम विशेष बात बताने जा रहे हैं यहां पर ये याद रखोगे, वो क्लियर करेगा कंसेप्ट। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट सीरीज elements like
कैडमियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, कोबाल्ट, निकेल और यहाँ जिंक। 1 2 3 4 5 6 7 8। बोलो कौन कौन छूटा? कार, वैनेडियम, कैडमियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, एमएन का बात कहिएगा सर, एफी छूटा। एफी एक और कहाँ क्या छूटा है? तो यहाँ पर कंफ्यूज कर जाओगे तुम लोग, थोड़ा सा इसको हम मिटार करके लिख देते हैं। क्रोमियम, उसके बाद एमएन, एफी, कोबाल्ट, निकेल और उसके बाद जेडएम। देखो बाबू यहाँ पर जगह खाली है और इस जगह में कौन आएगा सबको मालूम है। तो इतना जो लिखे हैं, जो खाली है उसको खाली छोड़ दीजिए। ये सारे एलिमेंट में के साथ, सारे एलिमेंट के साथ NH3 जब रहेगा कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो बी का काम करेगा। यही बात बताना था कि यहां से यहां तक एक्सेप्ट क्या है? कॉपर दिखाई दे रहा है कि यहां से यहां तक यदि NH3 कहीं भी आता है और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा तो वीक लिगांड का काम करेगा। बट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कैन एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग लिगांड। बोलो बाबू, आधा हो गया, देख लिया, समझ लिया? वीक लिगांड, स्ट्रॉन्ग लिगांड। तो इसमें स्ट्रॉन्ग लिगांड है, यहां पर वीक लिगांड। तो NH3 जहां भी है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का बात कर रहे हैं। कहा सर फर्स्ट ट्रांजिशन का सीरीज का क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि ये बात आगे हम बताने वाले हैं कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में स्ट्रॉन्ग और वीक का कंसेप्ट लिया जाता है। बाकी थर्ड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज का जितने भी एलिमेंट है, सारे के केस में ऑल लिगैंड्स कैन एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग लिगैंड। और वो हम एक लास्ट क्वेश्चन दे करके बता भी देंगे। इसीलिए फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को क्वेश्चन बनाने में, और ज्यादातर क्वेश्चन फर्स्ट ट्रांजिशन से आता है क्योंकि उसके बाद वाला सबको जानता है। और ये भी आसान है, लेकिन थोड़ा सा तुम लोग को ये बात जानना है और एक कोड बताए वो सब पर ध्यान रखना है, बिना सीरीज याद हुए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को याद नहीं रहता कि कौन स्ट्रॉन्ग का काम करेगा, कौन वीक का काम करेगा। उसके लिए ट्रिक बताया गया। अब चलिए यहां पर ये ध्यान देते हैं कि सर कॉपर के केस में क्या होगा, क्योंकि वहां छूटा हुआ जो है वो कॉपर है। ये छूटा हुआ पार्ट क्या था? कॉपर है। कॉपर का 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, +1 और +2। तो +1 के साथ जब NH3 रहेगा तब ये वीक का काम करेगा, वीक लिगांड। और जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा तो NH3 स्ट्रॉन्ग लिगांड का काम करेगा, स्ट्रॉन्ग लिगांड। इस सब बात को नोट कर लेना, लिखा हुआ इस तरह से नहीं मिलेगा, याद कर लोगे। ये हो गया कॉपर के बारे में। अब एक क्वेश्चन बता देते हैं, वहां पर वीक लिगांड का काम किया था उस क्वेश्चन में, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन सबको समझ गया कि सर sp3d3 होगा, sp3d3 होगा। अब देखो, नहीं सॉरी, sp3d2 6 था ना जी, 6 था, तो sp3 ये sp3d2 हम बोल रहे हैं d2,
लिख दिया D3, sp3d2 होगा। चलिए एक और अच्छा सा क्वेश्चन दिखाते हैं कॉपर के केस में। ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में CuNH3 होल 4, इसके ऊपर में +2 है। CuNH3 होल 4, उसके ऊपर +2 चार्ज है कोऑर्डिनेशन एस्फीयर के ऊपर में। अब ये सेंट्रल एटम, लिगांड्स, कोऑर्डिनेशन नंबर और ऊपर में चार्ज। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। x +0 इक्वल टू +2, तो x इक्वल टू क्या हो गया? +2 हो गया। x इक्वल टू +2 हो गया। अब आप कॉपर +2 का Cu+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। कहिएगा सर ये 4s0 3d9 हो जाएगा। बिल्कुल सही। और क्या लिखिएगा? 3d9 4s0 ऑर्बिट के अकॉर्डिंगली अरेंज किया जाता है हाइब्रिडाइजेशन में। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहां लिखते हैं 3d। इसके बाद 4s लिखते हैं, उसके बाद 4p लिखते हैं। 4p कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। आप लोग जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो 2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, DsP2 होगा या sp3 होगा। लेकिन सर अभी क्या बताएं कि यदि कॉपर +2 में है तो स्ट्रॉन्ग का काम करेगा, तो उसको पेयरिंग एनर्जी क्या होता है? कम होता है। वो पेयरिंग करवाएगा, तो पेयरिंग करवाएगा, पेयरिंग का इसका जगह नहीं है, तो ऐसे केस में एक इलेक्ट्रॉन को यहां दे देगा। ये क्वेश्चन आता भी है कि इस कंपाउंड में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कहां है? तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन P में है। ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट कर जाता है, तो यहां जब शिफ्ट कर गया तो इसका जो स्ट्रक्चर आप बनाएंगे उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा। देख लो बाबू, यह स्ट्रक्चर हम लोग ऐसा बनाएंगे। वन 2 3 4 और ये कर दिया, यहाँ पर लिख दिया 3d 4s और उसके बाद हो गया ये खाली, और एक इलेक्ट्रॉन जो गया है वो कहाँ गया बाबू? यहाँ गया। अब जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है वही हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाएगा। तो कौन सा ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा? एक आएगा D का, एक आएगा S का, 2 आएगा किसका बाबू? P का। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? DsP2। बोलिए हाँ या ना। आया समझ में कि हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? DsP2 हो जाएगा। बोलो बाबू, समझ में आ गया सबको? फिर ये क्वेश्चन नंबर 5 एक लास्ट क्वेश्चन बता देते हैं, बाकी हम ग्रुप में आपको भेज देंगे सारा क्वेश्चन। कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन है, और इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसा दिया जाएगा जो आप लोग से ना बने और सर से पूछिए। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन अभी भी हैं जिसमें आप लोग का प्रॉब्लम होगा, तो वो सब क्वेश्चन हम भेजेंगे, क्योंकि क्लास में तो ज़्यादातर क्वेश्चन करवाना पॉसिबल नहीं होता है। तो आप लोग को हम क्वेश्चन दे देंगे, बनाइएगा, उसके बाद डॉट क्लास हम लेंगे, डॉट क्लास लिया जाएगा। एक क्वेश्चन लास्ट में जो हम कर रहे थे कि स्ट्रॉन्ग लिगांड और जितने भी डी ब्लॉक के और भी एलिमेंट्स हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट जो स्ट्रॉन्ग का काम करता है, ये हम आपको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इस क्वेश्चन में ये दिया गया है PTNS3 और ये हॉल
4 + 2, ये क्वेश्चन। अब देखिए +2 में है तो सर क्या बताए कि ये उस ग्रुप का है, सबको मालूम भी नहीं होगा। निकल होता है, पीडी होता है, पीटी होता है, इस ग्रुप में आता है। इसको याद रखना ये क्वेश्चन बनाने के लिए। तो निकल के बाद पीडी हो गया या पीटी हो गया, तो उसके बाद प्लैटिनम का एटॉमिक नंबर सर मालूम नहीं है, कैसे लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये उसका एटॉमिक नंबर का यहां क्वेश्चन में नहीं जरूरत है। कहा सर याद नहीं था कि निकल के वो वाले में होता है, तो इतना नहीं मालूम रहेगा तो सर का पीरियडिक टेबल पढ़ लो, वहां पर सब ग्रुप के बारे में सबका कोड वगैरह वगैरह बना करके बताया गया है। तो यहां पर एनआई, निकेल, पैलेडियम और पीटीआई। अब क्या करेंगे बाबू आप, निकेल का सर हम जानते हैं तो लिख लो, निकेल का जानते हैं एटॉमिक नंबर 28 होता है। आप बोलेंगे सर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। कहोगे कि सर इसका x + 0 = +2 है, तो फिर पीटी का कितना हो जाएगा बाबू, इसका हो जाएगा +2। तो जब पीटी का +2 हो गया, सर कंपैरिजन करके बताना चाह रहे हैं कि अब निकल का निकाल दो, प्लेटिनम का अपने आप निकल जाएगा। कहोगे कैसे, तो यहाँ लिखोगे निकल 28 होता है, यहाँ पर तुम कर दो Na + 2, लिखोगे 4s0 3d8 लिखोगे ना, और क्या करोगे 3d8 4s0, फिर क्या करोगे, देखो इतना हम बता रहे हैं लेकिन इतना कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तुम लोग को मालूम है कि सर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और जब 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन या तो sp3 होगा या dsp2 होगा। जब 28 डी में 8 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसका मतलब है कि यह स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, स्ट्रॉन्ग का काम करेगा, पेयरिंग करेगा, और जब पेयरिंग कर लेगा तो ये डी का एक ऑर्बिटल खाली रह जाएगा, और एक ऑर्बिटल खाली रहेगा तो हाइब्रिडाइजेशन dsp2 होगा। लेकिन यहां पर निकल के केस में निकल जब रहता तो हाइब्रिडाइजेशन यहां पर sp3 हो जाता। तो यही डिफरेंस है। तो यहां निकल का कंपैरिजन जो किया गया वो प्लैटिनम से किया गया, और भाई नेचर +2 में था, लेकिन चूंकि ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट नहीं है, ये एक्चुअली में थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट है, और ये इसके साथ जो भी लिगैंड रहेगा, वीक लिगैंड भी स्ट्रॉन्ग का काम करेगा, इसीलिए यहां पर हम लोग स्ट्रॉन्ग लिगैंड ले लिया और हाइब्रिडाइजेशन dsp2 हो गया। तो इतना तक आज का क्लास रहने दीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसका ये भेज दिया जाएगा ग्रुप में 30 से 35 क्वेश्चन, उसका फिर हम क्वेश्चन डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है बाबू, चलो नेक्स्ट क्लास में।